brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज पर्दे के हीमैन पर्दे से उतर गए, हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन पर्दे से उतरकर अपने चाहने वालों के दिलों में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो गए। धर्मेंद्र सिंह देओल 89 ईयर्स ओल्ड 15 दिन के बाद, 2 हफ्ते बाद 8 दिसंबर को 90th बर्थडे होता उनका, 90वां जन्मदिन। लेकिन उससे 2 हफ्ता पहले आज दोपहर उनकी मौत की खबर आई। हालांकि इससे कुछ वक्त पहले भी कुछ जगहों पर उनकी मौत की खबर आई थी, लेकिन वो खबर झूठी थी। और आज जब ये खबर आई तब मेरा मन यही कर रहा था कि शायद इस बार भी ये खबर झूठी निकले, पर ऐसा हुआ नहीं और धर्मेंद्र की मौत हो गई। पंचतत्व में विलीन हो गए, क्योंकि आज ही उनका विले पार्ले शमशान में अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। पहली बार मुझे धर्मेंद्र का नाम कब सुनाई दिया था? मैं उस वक्त छोटा था बहुत, और हमारी एक क्रिकेट टीम हुआ करती थी बच्चों की। हमारी एक सीनियर क्रिकेट टीम हुआ करती थी जिसमें मोहल्ले के सारे सीनियर खेला करते थे। उसमें मेरे चाचा, आस पड़ोस के बाकी लोग। तो एक रोज़ एक मैच चल रहा था और हम सारे बच्चे बराबर में बैठकर वो मैच देख रहे थे, क्योंकि सीनियर का मैच था। तभी अचानक हमने देखा कि सीनियर प्लेयर में 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो फिर हम लोग भी गए, हमने पूछा क्या लड़ाई हुई। तो पता चला कि एक ललन, जिन्हें हम ललन चाचा बुलाते थे, ललन चाचा लड़ रहे हैं। तो मैंने पूछा क्यों लड़ाई हुई? तो उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र की वजह से लड़ रहे हैं। तो हम लोगों ने आपस में बात की, हम जितने बच्चे थे, हमने कहा कि सीनियर टीम में धर्मेंद्र नाम का तो कोई प्लेयर है ही नहीं, कोई क्रिकेटर है ही नहीं। हम सभी के नाम जानते थे, क्योंकि हम लोग उनको फॉलो करते थे, हमारे आइडियल हुआ करते थे वही सब, क्योंकि हमारी जूनियर टीम थी क्रिकेट की। तो मैंने कहा पर धर्मेंद्र तो कोई है ही नहीं, और जिनसे मैच था वो भी सब एक दूसरे ही लोकल टीम थी, उनमें से भी हमें पता था कि शायद धर्मेंद्र कोई नहीं। फिर भी हमें लगा कि कोई होगा। तो आखिर मैं पूछा बड़ी हिम्मत करके कि ये किस धर्मेंद्र की वजह से लड़ रहे हैं। तब हमारे चाचा ने बताया कि अरे वो एक धर्मेंद्र हीरो है, उसको उसकी वजह से लड़ रहे हैं, क्योंकि धर्मेंद्र को किसी ने कुछ कह दिया बुरा भला और ये उस पर गुस्सा हो गए। तो मैंने कहा धर्मेंद्र हीरो, इतना पता था हीरो लोग मुंबई में रहते हैं। तो मैंने कहा कह दिया, क्या धर्मेंद्र इनको जानते हैं या कुछ है? बोले नहीं, ये धर्मेंद्र के लिए पागल है। तो पहली बार उस दिन मैंने धर्मेंद्र का नाम सुना कि वो एक हीरो हैं और मुंबई में रहते हैं। इसके बाद अब ये था कि फिल्मों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, पर एक्टर एक्ट्रेस के नाम नहीं मालूम थे। उस वक्त फिल्में देखने की इजाज़त भी नहीं मिलती थी, बहुत छोटे थे। फिर ललन चाचा के घर में आना जाना था, बिल्कुल हमारे पड़ोस में रहते थे। तो एक दिन उनके कमरे तक गया, क्योंकि उनके छोटे भाई ने मुझसे कहा कि उनके कमरे में दरो दीवार पर धर्मेंद्र की तस्वीरें लगी होती हैं। मैं गया, जब मैंने पहली बार धर्मेंद्र का फ़ोटो देखा, तस्वीर जब पहली बार देखा तो मुंह से निकला है कितने स्मार्ट हैं। पूरी दीवार धर्मेंद्र की तस्वीरों से पटी पड़ी थी। फिर धीरे धीरे बात करने का मौका मिला, जानने का मौका मिला, तो पता चला कि ललन चाचा शायद उस पूरे इलाके में, शायद उस इलाके क्या शहर में, शहर क्या मुझे लगता देश के गिने चुने में से उन एक फ़ैन में से थे जिनकी ज़िंदगी ही धर्मेंद्र से शुरू होती थी और धर्मेंद्र पर ख़त्म होती थी। उनका रूटीन था कि जब भी कोई फिल्म धर्मेंद्र की रिलीज़ होती, पहला दिन और पहला शो, चाहे कोई भी हालात हो, और ये आखिरी वक्त तक नहीं टूटा। इसके बाद मैं दिल्ली आ गया। दिल्ली में धीरे धीरे वक्त बीता, आज तक मैं नौकरी करने लगा। अब आज तक के ज़रिए टीवी पे आने लगा। फिर कई साल बाद जाने का मौका मिला उसी जगह। तो ललन चाचा की अब उम्र हो गई थी। एक दिन उन्हें पता चला, मैं गया तो उन्होंने कहा कि अच्छा, उनके बेटे थे, उन्होंने कहा पापा आपको बहुत याद करते हैं, टीवी पे आपको हमेशा देखते हैं। तो मैं गया तो पूछा, तो उन्होंने क्या, जब मुलाकात हुई तो इत्तेफाक की बात है, उस वक्त शायद डॉन फिल्म आने वाली थी शाहरुख खान की, और डॉन की पूरी स्टार कास्ट, जिसमें शाहरुख खान, प्रियंका चोपड़ा, इसके अलावा उसके जो डायरेक्टर फरहान अख्तर, ये पूरी टीम आज तक के ऑफिस आई थी। और मैं और दीपक शर्मा, हम दोनों इंटरव्यू कर रहे थे शाहरुख खान और बाकी लोगों का, क्योंकि
क्राइम बेस्ड डॉन फिल्म थी। तो उन्होंने देख लिया था ललन चचा ने। तो जब मैं पहुंचा और उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम तो बड़े बड़े हीरो से मिलते हो, शाहरुख खान का इंटरव्यू देखा, क्या मुझे कभी धर्मेंद्र से मिला सकते हो? मेरे दिमाग में वो बात घूम गई बरसों पुरानी कि ये वो ललन चचा हैं जो धर्मेंद्र के लिए ही जीते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में उनसे बड़ा कोई फ़ैन नहीं देखा। पता नहीं क्या हुआ, मेरे मुंह से निकला कि अरे चचा कैसी बात की, मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा। पर वो मुंबई में रहते हैं। कहते हैं मुझे पता है, तुम जिस दिन कहोगे मैं मुंबई आ जाऊँगा फ़्लाइट पकड़ के। मैंने कहा ठीक। फिर आया और वही होता है जो बड़े शहरों में हम लोग जो रहते हैं ऐसी चीज़ें भुला देते हैं। मैंने भी फिर वो बात भुला दी। कुछ वक्त के बाद मुझे एक दिन खबर आई कि ललन चचा की मौत हो गई। तब मुझे अफसोस हुआ कि एक ख्वाहिश उन्होंने जताई थी और वो मैं पूरी नहीं कर पाया। ज़रा सी कोशिश करता तो शायद मुंबई में बहुत सारे मेरे ऐसे जानकार थे जिनसे कहकर मैं धर्मेंद्र से उनकी मुलाकात करा सकता था। तो इसके लिए ललन चचा मैं आपसे हमेशा माफ़ी मांगूंगा और अफसोस रहेगा कि मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। लेकिन इन्हीं ललन चचा की वजह से मैं धर्मेंद्र को जान पाया। 4 या 5 बार मुझे मौका मिला धर्मेंद्र साहब से मिलने का, और यकीन मानिए जब मिला कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा हूँ। मतलब अपना बनाने की शायद जो कला थी, गज़ब की कला थी। और मैं वैसे भी फ़ैन हूँ। मैं बाकी के जो बाद में लोग आए, मेरी नज़र में जो मेरी अपनी एक सोच बनी ललन चचा की वजह से कि धर्मेंद्र से हैंडसम, धर्मेंद्र से खूबसूरत हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में मैंने मतलब किसी और को वो जगह दी ही नहीं आज भी। और मैं वाकई उनका अंधा फ़ैन हो गया। आप फिल्मों के नाम लीजिए, मैं सारे देख चुका हूँ। तो बहुत कम ऐसे एक्टर हैं जिनको मतलब जिनके लिए दिल में जगह होती है, उनमें से एक धर्मेंद्र। और इत्तेफाक की बात है कि आज वो हमारे बीच रहे नहीं। तो मेरी पूरी कोशिश है कि वो दास्तानें, वो कहानियाँ जो शायद बहुत कम आई हों सामने, आज आपके सामने इस मौके पर रखना चाहता हूँ। धर्मेंद्र सिंह देओल इनका पूरा नाम था। ये लुधियाना के पास पंजाब में एक साहनेवाल गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ 8 दिसंबर 1935 को। फादर इनके एक स्कूल में टीचर थे और उसी स्कूल में, जो ये स्कूल था उसका नाम भी है कृष्ण चौधरी आर्य हाई स्कूल। इसी स्कूल में जब धर्मेंद्र की उम्र हुई तो दाखला मिल गया और वो वहीं पढ़ने लगे। 10th तक, मैट्रिक तक की पढ़ाई की। उस दौर में मैट्रिक तक की पढ़ाई भी ठीक ठाक मानी जाती थी। अंग्रेज़ों का दौर था, भी हम आज़ाद हुए नहीं थे। 35 में जन्म हुआ था चूँकि। फिर मैट्रिक पास करने के बाद 19 साल की उम्र में एक रेलवे में क्लर्क की नौकरी मिली। धर्मेंद्र ने नौकरी शुरू कर दी और जब नौकरी मिली तब यही था उस वक्त की, अब सरकारी नौकरी हो गई, नौकरी मिल गई, लड़के की शादी कर दो। सिर्फ 19 साल की उम्र में धर्मेंद्र की शादी कर दी गई। उनकी पत्नी थी प्रकाश कौर। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धर्मेंद्र को पिक्चर देखने का शौक़ था और फिल्म देखने के शौक़ की वजह सिर्फ एक शख्स, और वो थे दिलीप कुमार। धर्मेंद्र ने दिलीप कुमार की कुछ फिल्में अपने गांव में देखी और जब देखी तो उन्होंने तय किया कि वो भी एक दिन पर्दे पर आएंगे और दिलीप कुमार बनेंगे। उनकी ज़िंदगी में दिलीप कुमार का सबसे बड़ा रोल रहा। वो दिलीप कुमार के अंधे फैन थे। तो दिलीप कुमार की वजह से उन्होंने तय किया कि अब वो फिल्मों में ही काम करेंगे, लेकिन एक साहनेवाल जैसे गांव का बच्चा और फिर मुंबई जाए और फिल्मों में काम करे। बट उन्होंने तय कर लिया, घर वालों को समझाया, पत्नी को गांव छोड़ा, मुंबई पहुंच गए। अब मुंबई नगरी सपनों की नगरी, बहुत सारे लोग, हज़ारों सैकड़ों लोग तमाम सपने लेकर पहुंचते हैं, लेकिन ये शहर बहुत पत्थर दिल है, आसानी से सब कुछ नहीं देता। धर्मेंद्र भी जब वहाँ पहुँचे तो स्ट्रगल के दौर शुरू हो गए। अब धर्मेंद्र मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के हर स्टूडियो के बाहर, हर प्रोडक्शन हाउस के बाहर डेली रूटीन चक्कर काटते, फिर लौटते, कभी प्लेटफॉर्म पर सोते, कभी कहीं और सो जाते, कोई आसरा नहीं, कोई जानने वाला नहीं। इस दौरान में उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम भी किए ताकि पेट पाल सकें और बस गुजारा, लेकिन खुश कि मंजिल तो एक ही है और वो है फिल्म इंडस्ट्री। इस कोशिश में लगे रहे। इत्तेफाक से तभी एक चीज़ शुरू हुई उसी वक्त, नसीब इसी को कहते हैं। फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू किया, जैसे आजकल आता है इंडियन आइडल और बाकी।
तो फिल्म फेयर बहुत ही रेपुटेड मैगजीन है, फिल्म फेयर अवार्ड आज भी हमारा ऑस्कर माना जाता है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। तो इसी फिल्म फेयर ने एक टैलेंट हंट शुरू किया, उस पर तमाम लोगों ने अप्लाई किया, धर्मेंद्र भी पहुंचे। फिर रिजल्ट आया, धर्मेंद्र जीते नहीं थे वो कॉन्टेस्ट, वो नंबर 2 पे रहे। नंबर 1 पे कौन था ये आज कोई नहीं जानता, लेकिन नंबर 2 पे रहे। फिर ये हुआ था कि जो भी फाइनलिस्ट होंगे उनके साथ उस वक्त के मशहूर एक्टर देवानंद लंच करेंगे। तो अब धर्मेंद्र विनर नहीं थे, नंबर 2 थे, रनर अप थे, लेकिन फिर भी जो ऑर्गेनाइजर थे देवानंद साहब के पास ले गए वहाँ लंच पर। तो और भी कुछ लोग थे, लेकिन देवानंद ने धर्मेंद्र को देखा और उन्हें अचानक लगा कि इस लड़के में कुछ है। चौड़ी छाती, एकदम देसीपन, गोरा चिट्टा, लंबा चौड़ा, गजब का हैंडसम। तो उन्हें लगा कि कुछ है, कुछ बातचीत भी की। धर्मेंद्र को लगा कि चलो कुछ तो हुआ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रहा था। पर इस एक कंपटीशन के बाद अब जब वो जहाँ जाते हैं तो थोड़ा सा एक बायोडेटा में, एक सीवी में एक वजन आ गया था। इसी दौरान में अर्जुन हिंगुरानी को एक फिल्म बनानी थी और एक एक्टर की तलाश थी, एक नए एक्टर की, और ये फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। इत्तेफाक से फिल्म फेयर वो टैलेंट हंट वाला भी मामला ताज़ा था और आखिरकार इस फिल्म के लिए ट्रायल हुआ और स्क्रीन टेस्ट में धर्मेंद्र पास कर गए। और ये पहली फिल्म 1960 में धर्मेंद्र को मिली जो रिलीज़ हुई, दिल भी तेरा हम भी तेरा, जिसकी हीरोइन थी कुमकुम। धर्मेंद्र को पहली फिल्म मिली, फिल्म तैयार हुई, फिल्म का प्रीमियर था। इत्तेफाक से वो प्रीमियम के दौरान धर्मेंद्र को जॉन्डिस हो गया और उनका वेट काफ़ी गिर गया, वो बहुत पतले कमज़ोर हो गए। प्रीमियर पे बुलाया गया, वो गए, लेकिन वो डर गए। उन्हें लगा कि अगर लोग उन्हें प्रीमियर पर इस हाल में देखेंगे तो फिल्म तो वैसे ही पिट जाएगी। वो प्रीमियर छोड़कर चले गए। हालांकि ये फिल्म उतनी चली नहीं धर्मेंद्र का। और इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र को टोटल जो साइनिंग अमाउंट मिला था 51 रुपीज़, 51 रुपये, 60 की बात कर रहा हूँ, तब भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। धर्मेंद्र का स्ट्रगल का दौर जारी था, पैसे थे नहीं, ठिकाना था नहीं। लेकिन इस फिल्म के बाद उन्होंने जुहू पे एक किराए का कमरा लिया था। इससे पहले जब प्लेटफॉर्म पर रहते थे तब खाने के पैसे जब नहीं होते तो इसबगोल अपने साथ ले गए थे पंजाब से, और उसी को उबाल कर खा कर पूरा दिन निकाल देते थे। लेकिन खैर, इसके बाद इस फिल्म के आने के बाद लोगों ने नोटिस किया और फिर धीरे धीरे धर्मेंद्र को बहुत सारी फिल्में मिलनी शुरू हुई। जब फिल्में मिलनी शुरू हुई तो कुछ चली, कुछ थोड़ी बहुत चली, लेकिन धर्मेंद्र को अब एक मंजिल मिलती जा रही थी। और इन्हीं सब के बीच फिर आई फूल और पत्थर मीना कुमारी के साथ। इस फिल्म ने धर्मेंद्र की ज़िंदगी बदल दी। फूल और पत्थर पहली वो फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट हुई थी, और यहीं से धर्मेंद्र और मीना कुमारी की नज़दीकियों की कहानी भी शुरू हुई। इसके बाद तो ये हुआ कि मीना कुमारी जो भी फिल्म करती वो बहुत बड़ी उस वक्त एक एक्ट्रेस थी। तो ये होता था कि हर फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर से वो सिफारिश करती थी कि अगर धर्मेंद्र इस फिल्म में लीड रोल करेंगे तो ही मैं हीरोइन बनूंगी। और कहते हैं कि मीना कुमारी के कहने पर बहुत सारी फिल्में धर्मेंद्र को मिली। इन दोनों की नज़दीकियाँ थीं, किससे ये भी हैं कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन ये रिश्ता चला नहीं। उधर धर्मेंद्र की शादी चूँकि ऑलरेडी हो चुकी थी, प्रकाश कौर तब तक 4 बच्चों को जन्म दे चुकी थी। सनी देओल, बॉबी देओल, विजेता, अजेता। जो धर्मेंद्र का प्रोडक्शन हाउस, उसका नाम विजेता प्रोडक्शन हाउस उनकी बेटी के नाम पर है। तो खैर, मीना कुमारी के बाद अब धीरे धीरे धर्मेंद्र को फिल्में मिलने लगी, फिल्में हिट होने लगी, और धर्मेंद्र अब एक नाम हो चुके थे। इसके बाद तो फिर तूफान आया 1975, शोले। फिर शोले के बाद उस वीरू ने कभी पलट कर नहीं देखा। इसके बाद चाहे कितने भी बड़े बड़े एक्टर आए, दिग्गज आए, धर्मेंद्र को कोई डिगा नहीं पाया। जब राज कपूर का दौर था तब भी धर्मेंद्र का नाम था। जब दिलीप कुमार का दौर था, जो आइडियल थे धर्मेंद्र के, और दिलीप कुमार अपने उरूज पर थे, तब भी धर्मेंद्र को कोई भुला नहीं पाया। जब राजेश खन्ना की आंधी चली तब भी धर्मेंद्र अपनी जगह कायम थे।
जब अमिताभ बच्चन का दौर आया तब भी धर्मेंद्र अपनी जगह कायम थे। मतलब बड़े बड़े सितारे, उनका ऑरा, उनका दौर रहा, लेकिन धर्मेंद्र कभी गुम नहीं हुए। ये उनकी शख्सियत का करिश्मा था। इसके बाद तो करीब फिल्मों की झड़ी सी थी। 65 साल तक उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया और इन 65 सालों में 300 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। अब वो बातें जो शायद बहुत आम नहीं हुई कभी, ये बहुत कम सामने आई। धर्मेंद्र को आखिर 65 साल और 300 फिल्मों के बाद भी लोग उतना ही प्यार और उतना ही अपनापन क्यों देते? इसकी कुछ बेसिक सी वजह है। कहते हैं कि धर्मेंद्र वो एक्टर हैं या वो इंसान हैं जिनके चेहरे पे कोई और चेहरा नहीं है। उन्होंने 300 से ज़्यादा फिल्मों में अलग अलग किरदारों को निभाया, अलग अलग उनके चेहरे आपने देखे होंगे, अलग अलग हुलिया देखा, लेकिन असली धर्मेंद्र का एक ही चेहरा था और वो था बहुत ही ईमानदार चेहरा, बहुत ही मतलब जिसके पीछे कोई छल कपट नहीं। और यही वजह है कि धर्मेंद्र को लोग मानते थे। वो कहते हैं ना कि हर इंसान के कई चेहरे होते हैं, घर का कुछ और, बाहर का कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और, ऑफिस में कुछ और, सेट पर कुछ और, को स्टार के साथ कुछ और। लेकिन धर्मेंद्र का जो फिल्मों में जो भी उनके जो कैरेक्टर होते थे वो सारे उन्होंने प्ले किए, लेकिन उनका सिर्फ एक चेहरा रहा, वही मासूम और वही ईमानदार। और यही ईमानदारी वाला चेहरा उनको अलग बना गया। कहते हैं कि मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र से ज़्यादा ईमानदार चेहरे वाला या ईमानदार शख्स जो जैसा अंदर है वैसा ही बाहर है, दूसरा को हुआ ही नहीं। कि मैं नहीं, बड़े बड़े लोग कहते हैं, हर जगह है। तो ये जो धर्मेंद्र की ईमानदारी वाली एक पहचान थी ना, इसने उनको सबसे अलग बनाया। और दूसरा जो इससे भी बड़ी बात है, कहते हैं फिल्म इंडस्ट्री में धर्मेंद्र से ज़्यादा कोई और ऐसा एक्टर पैदा नहीं हुआ अभी तक जिसने लोगों की मदद की हो। आजकल ज़रा सी मदद की सोशल मीडिया और मीडिया पे आप चर्चा सुनते हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने न जाने कितनों को हीरो बनाया। पंजाब की पूरी लौट को उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में खपाया और किसी को भी कभी मना नहीं किया। पंजाब से जो पहला एक नामचीन एक्टर आए थे वो दारा सिंह थे, हालांकि वो कुश्ती के अखाड़े से ज़्यादा मशहूर हुए थे। उसके बाद धर्मेंद्र। कहते हैं जब धर्मेंद्र सेट हो गए और वो धर्मेंद्र बन गए एक एक्टर, एक स्टार, तो उन्होंने जो अपना घर खरीदा उस घर में कई चारपाई डलवाई। और उस चारपाई को इसलिए डलवाई थी कि उस दौर में ऐसा होता था कि हरियाणा और पंजाब के लोग सीधे ये कहते थे मुंबई जाना है तो वहाँ कहाँ रुकना है, तो उनकी बात होती कहाँ रुकना, धर्मेंद्र है ना वहाँ। और इस अपनेपन से जो धर्मेंद्र से कभी नहीं मिले, सिर्फ उन्हें पता है सानेहाल गाँव का है, उसका बेटा है, फिल्मों में अब काम करता है, हीरो बन गया है, तो हमारा क्या है वहाँ, जब उसका घर है तो हम कहीं और क्यों रुकें। और ये बरसों रहा जब धर्मेंद्र के घर में चारपाइयाँ पड़ी होती थी, लोग जाते थे हरियाणा पंजाब से और दरवाज़ा हमेशा खुला होता था। बताया गया था कि उन लोगों में से किसी को कोई मना नहीं करेगा, और वो आते थे और रहते थे, जो काम होता था करते थे, खाते पीते थे, लंगर टाइप चलता था और चले जाते थे। ये किस्से हर जगह है। और जिनको कि मुझे एक्टर बनना है, जितनी मदद हो सकती थी। अभी राज बब्बर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक बार वो जब स्ट्रगल कर रहे थे तब धर्मेंद्र के घर के नीचे खड़े हुए थे और इत्तेफाक से धर्मेंद्र उस वक्त बालकनी में थे, नीचे वो थे, अचानक नज़र पड़ी, इन्होंने नीचे से विश किया। तो धर्मेंद्र ने पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा काम की तलाश में आया हूँ। उन्होंने कहा ऊपर आ। राज बब्बर ऊपर गए, उन्होंने पहले पूछा क्या कुछ खाया वाया, उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खिलाया। फिर उन्होंने कहा क्या करना है, तो उसने कहा मैं तो एक्टिंग करने आया। तो उन्होंने इधर उधर फ़ोन घुमाया, जो भी आश्वासन दिया, लेकिन राज बब्बर का ये कहना था कि उन्हें जो काम मिला वो धर्मेंद्र की वजह से मिला। धर्मेंद्र न जाने कितने ही पंजाब के असल में जो एक्टरों की, कलाकारों की जो बाढ़ आई उन्हीं के बाद आई, इसलिए कि हर शख्स एक उम्मीद लेकर धर्मेंद्र के पास पहुंचता था और धर्मेंद्र ने किसी को नाउम्मीद नहीं किया। तो ये सिलसिला चलता रहा, उनका ऑनेस्टी वाला फेस और उनकी ये मददगार चीज़ें। अब उनका जो रवैया था हिंदी फिल्म से, एक तो पहली बार जब वो फूल और पत्थर फिल्म आई तो उससे पहले उन्होंने सारे रोमांटिक और सब कुछ किया था।
वो पहले थे जिनको एक ही मैन, एक एक्शन हीरो के तौर पर जो पहचाना गया, वो उनकी चौथी मतलब चौड़ा सीना है, गुड लुकिंग, लंबे चौड़े, पंजाब से पहुँचे हुए, पंजाब दा मुंडा। तो ही मैन का खिताब उनकी इन्हीं फिल्मों से मिला। तब ये नहीं था कि सिर्फ फाइट और एक्शन करने से, नहीं, ही मैन का खिताब ही मिला था असल में कि एक्शन हीरो। लेकिन वो एक्शन हीरो सिर्फ नहीं रहे, कॉमेडी भी किया, रोमांटिक हीरो भी रहे। चुपके चुपके में पहली बार धर्मेंद्र ने दिखाया था कि वो कॉमेडी कैसा कर सकते हैं। अमिताभ बच्चन उस फिल्म में थे। कहते हैं कि जब 1975 में जो शोले फिल्म आई थी, उससे पहले शोले के लिए धर्मेंद्र लीड रोल तो थे ही, चुन लिए गए थे, रमेश सिप्पी जी साहब ने चुना हुआ था। अब एक और चाहिए था, वीरू आ गया था, जय चाहिए था। तो अब जय कौन, कई एक्टर बड़े बड़े उस वक्त के मना कर चुके थे। अमिताभ बच्चन तब तक कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थे फिल्म इंडस्ट्री में, उनकी कुछ फिल्में पिट भी चुकी थी। और ये कहते हैं कि शायद अगर ये जंजीर और शोले टाइप की फिल्में नहीं होती तो उस वक्त उनकी पैकिंग की बात भी चल रही थी। तब धर्मेंद्र वो शख्स थे जिन्होंने कहा कि नहीं, शोले का ये कैरेक्टर जय का आप अमिताभ बच्चन को दीजिए, और सलीम खान ने इस पर मोहर लगाई। तो धर्मेंद्र और सलीम खान के कहने पर शोले का ये कालजयी कैरेक्टर अमिताभ बच्चन का जय धर्मेंद्र ने सिफारिश की थी। और इसके बाद धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन की दोस्ती आपको पता है, मशहूर है वो शोले का गाना, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। इसके बाद इन्होंने फिल्म बाद में राम बलराम, चुपके चुपके, और एक दोस्त फिल्म आई थी बड़ी खामोशी से, उसमें भी काम किया। हालांकि धर्मेंद्र ने कभी भी उनके बारे में ये कहा जाता है जितने ऑनेस्ट फेस, किसी भी को एक्टर का रोल नहीं कटवाया। शोले में भी उन्हें यह था कि कुछ जगह पर अमिताभ बच्चन शायद भारी पड़ रहे हैं, लेकिन धर्मेंद्र ने कभी रमेश सिप्पी या किसी और से, जबकि उस वक्त उनका कद था, कि रोल कटवाया। हालांकि एक जगह एक मैगजीन में मैंने पढ़ा कि राम बलराम में उल्टा हुआ था, तब तक अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार बन चुके थे, और ये हुआ था कि राम बलराम में धर्मेंद्र के कुछ सीन कटवा दिए गए थे। लेकिन धर्मेंद्र ने कभी अमिताभ बच्चन से इसकी शिकायत नहीं की, और ये दोस्ती आखिरी वक्त तक कायम रही, क्योंकि धर्मेंद्र ने कभी किसी से कोई शिकायत की ही नहीं। राज कपूर के साथ उनकी दोस्ती ऐसी थी, और राज कपूर के दोस्ती के अलावा मतलब जो उनको मानते थे उनकी इसी ईमानदारी और मददगार चेहरे की वजह से, कि किस्सा बड़ा मशहूर है कि राज कपूर का अपना जो वैनिटी मैन हुआ करती थी, जिसमें वो शूट पे होते थे, मेकअप आर्टिस्ट सब होता था, बड़ी सख्त हिदायत थी कि राज कपूर के वैनिटी मैन या उनके मेकअप आर्टिस्ट या उनके मेकअप को उनके अलावा कोई और इस्तेमाल नहीं करेगा। सिर्फ उनके अलावा एक और शख्स को इसकी इजाज़त थी, और वो धर्मेंद्र थे। धर्मेंद्र के इश्क के भी बड़े किस्से हुए, बहुत सारी उस वक्त, जैसे मैंने आप बताया, जो भी उनकी को एक्ट्रेस होती थी उनके साथ नाम जुड़ जाता था। हालांकि दुनिया को पता था कि वो शादीशुदा हैं, 4 बच्चों के बाप हैं, लेकिन फिर भी। फिर आता है दौर 1975, जब शोले रिलीज़ होती है। शोले में वीरू और बसंती की आपको कहानी पता ही। हालांकि इससे पहले भी ये कुछ फिल्मों में साथ काम कर चुके थे, और उन्हीं काम करने के दौरान धर्मेंद्र और हेमा मालिनी दोनों बहुत करीब आ चुके थे। और कहते हैं कि इनका प्यार सिर्फ वैसा प्यार नहीं था, इनका प्यार ये था कि दोनों एक दूसरे को दिल से चाहते थे और एक होना चाहते थे। लेकिन दिक्कत ये थी कि धर्मेंद्र शादीशुदा थे और 4 बच्चे थे, तो वो शादी कैसे करें, पहली पत्नी के रहते हुए, हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कर भी नहीं सकते थे। इस दौरान में अब धर्मेंद्र हेमा मालिनी के बड़े किस्से चलने लगे थे। तो जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के जब भी किस्से चलने लगे, तो जया चक्रवर्ती जी थी हेमा मालिनी की, ये माता जी का नाम है उनकी माँ का, उन्हें भी ये बात पता चली। तब उन्होंने हेमा मालिनी को एक बार समझाया, और उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें शादी करनी है फिल्म इंडस्ट्री में, तो तुम जितेंद्र से कर लो। उस वक्त जितेंद्र भी ठीक ठाक नाम कमा चुके थे। अब जितेंद्र कुंवारे भी थे, तो एडवांटेज ये भी था कि जितेंद्र से शादी हो सकती है, और जितेंद्र के साथ हेमा मालिनी की जोड़ी भी सुपर डुपर हिट हो रही थी, बहुत सारी फिल्में इन्होंने साथ में किया था। अब हेमा मालिनी कश्मकश में, क्योंकि वो धर्मेंद्र से प्यार करती हैं, शादी उन्हीं से करना चाहती हैं, लेकिन उधर धर्मेंद्र की दिक्कत ये कि 4 बच्चों के पिता हैं, शादीशुदा हैं, क्या करें। एक कहानी तो ये भी है कि जितेंद्र और हेमा मालिनी की, उनकी हेमा मालिनी की माँ की वजह से इन दोनों की इंगेजमेंट तक फाइनल हो गई थी, और धर्मेंद्र एंड टाइम पर पहुंच गए जितेंद्र के घर, और ये रोका। लेकिन अब शादी करना चाहते हैं, और शादी कैसे करें, तब सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें तो थी नहीं जो हंगामा शोर हो।
तो फिर ये हुआ कि तभी कर सकते हैं धर्मेंद्र जब वो प्रकाश कौर से तलाक ले लें। बड़ी हिम्मत करके धर्मेंद्र ने एक दिन प्रकाश कौर से बात की। प्रकाश कौर जी ने कहा कि देखो, तुम शादी कर लो, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी, मैं तुम्हें खुद से अलग नहीं करूंगी। तुम जैसा अब तक हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ हो, वैसे ही रहोगे। बाकी तुम हेमा मालिनी से शादी कर लो, मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। प्रकाश कौर ने अपनी सहमति दे दी, पर सवाल ये है कि शादी हो कैसे। तब इसके दो वर्जन आए। एक ये कि फिर हिंदू मैरिज एक्ट के तहत हो नहीं सकता, तो फिर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने दिलावर खान और आयशा के नाम से निकाह किया, मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से। उस वक्त के निकाहनामे भी मीडिया में आए और ये बहुत चला कि सिर्फ शादी करने के लिए उन्होंने ऐसा ऐसा किया। हालांकि बहुत बाद में धर्मेंद्र ने एक इंटरव्यू में ये खुलासा किया था कि उन्होंने कभी इस्लाम कबूल नहीं किया और न इस तरह से किया। प्रकाश कौर जी ने इजाज़त दे दी और उन्होंने शादी कर ली। ये किस्सा था। तो खैर, जब उन्होंने इजाज़त दे दी 1980 में, शोले आने के 5 साल के बाद और प्रकाश कौर की सहमति से 1980 में धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी कर ली। अब शादी के बाद लोगों के सामने ये सवाल था कि क्या हेमा मालिनी उस घर में रहेंगी जिस घर में प्रकाश कौर हैं, उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, इसके अलावा विजेता है, नजेता। तो उस वक्त हेमा मालिनी और धर्मेंद्र में एक और सहमति हुई थी। हेमा मालिनी ने कहा था कि चूंकि आपकी एक पत्नी और 4 बच्चे हैं और मैं नहीं चाहती हूँ कि उस परिवार पर भी कभी कोई आँच आए, तो मैं आपकी उस ज़िंदगी में, उस घर में कभी कदम नहीं रखूँगी। और हेमा मालिनी ने कभी कदम नहीं रखा। 80 से लेकर आज 45 साल हो गए, उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। तब हेमा मालिनी अलग और धर्मेंद्र, प्रकाश कौर और उनके बच्चे अलग। फिर बाद में हेमा मालिनी को भी 2 बेटी हुई, धर्मेंद्र इन दोनों को, जिसमें जो ईशा देओल और शायद एक दूसरी 2 बेटियां इनकी, तो कुल 6 बच्चे हुए। लेकिन हेमा मालिनी कभी उस घर में नहीं गई। हालांकि हेमा मालिनी ने अपनी एक बायोग्राफी में जिक्र किया था कि हम दोनों के बीच का एक समझौता था, और उन्होंने कहा मुझे धर्मेंद्र से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि ये हम दोनों के बीच की बात थी। धर्मेंद्र ने हमेशा एक पति और एक पिता, उनकी बेटियों के लिए उन्होंने कहा का पूरा हक निभाया, पूरा फ़र्ज़ निभाया, इसलिए मुझे धर्मेंद्र से कोई शिकायत नहीं है। ज़माना क्या कहता है मुझे नहीं मालूम। धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से यही बात कभी पूछी गई थी कि आपके रहते हुए आपके पति धर्मेंद्र ने दूसरी शादी की हेमा मालिनी से। उनका एक जवाब था, ये जो जवाब था प्रकाश कौर का, वो ये था कि मुझे धर्मेंद्र से कोई शिकायत नहीं है। हेमा मालिनी हैं ही ऐसी कि किसी भी शख्स का दिल उन पर आ जाए। ये उनकी लाइन थी प्रकाश कौर की। तो धर्मेंद्र की दोनों पत्नियों ने कभी एक दूसरे के खिलाफ, जो आजकल होता है, एक शब्द नहीं बोला ऐसा जो मर्यादा के खिलाफ हो। और इस तरीके से 80 से 45 साल तक लास्ट हेमा मालिनी, उनकी दोनों बेटियां, फिर शादी हुई। शादी में सनी देओल और बॉबी देओल, ये लोग भी, कई ऐसी तस्वीरें विजुअल हैं, अब जब आप देखेंगे ये 6 के 6 एक साथ नजर आए। फिर इसी दौरान 1980s का जो दौर था, जब धर्मेंद्र ने विजेता प्रोडक्शन हाउस बनाया, और फिर शादी की बात है जस्ट हेमा मालिनी के साथ जब की, और तब तक सनी देओल बड़े हो चुके थे, और उन्होंने लॉन्च किया अपने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म से, विजेता प्रोडक्शन हाउस से। और वो फिल्म थी बेताब, जो सुपर डुपर हिट हुई और सनी देओल लॉन्च हुई। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे बेटे बॉबी देओल को लॉन्च किया, फिल्म थी बरसात, वो भी खूब चली। फिर उन्होंने इसी प्रोडक्शन हाउस से अपने भतीजे अभय देओल को भी लॉन्च किया। तो इस तरीके से सारे बच्चों को लॉन्च किया। उधर ईशा देओल और उन सब के लिए भी करियर में जो मदद थी सब किया, और धीरे धीरे ये सारा सिलसिला चलता रहा। अभी उनकी आखिरी 89 ईयर्स हो गए। 21 एक फिल्म आने वाली, दिसंबर में रिलीज़ होनी थी। सोचिए 89 ईयर्स। अभी उसका देखा, आज उनकी मौत की खबर के बाद सोशल मीडिया पे वो सब कुछ चल रहा है। धर्मेंद्र ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी, बहुत जिंदा दिली के साथ जी, बट उनकी ज़िंदगी में एक कसक, एक अफसोस रह गया। और हाल ही में उनका ये इंटरव्यू मैंने भी सुना।
जिस शख्स ने 300 से ज़्यादा फिल्में की, जिस शख्स ने फूल और पत्थर, प्रतिज्ञा और ऐसी न जाने अनगिनत फिल्में जिसको सराहा गया बॉक्स ऑफिस पर क्रिटिक के ज़रिए, सत्यकाम, चुपके चुपके, प्रतिज्ञा, नया ज़माना, जो कॉमेडी, एक्शन, हर चीज़ में माहिर। पर धर्मेंद्र की कसक ये थी कि उन्हें अपनी इन 300 फिल्मों में और 65 साल के करियर में एक बार भी बेस्ट एक्टर या सपोर्टिंग बेस्ट एक्टर का अवार्ड नहीं मिला। धर्मेंद्र को आज तक उनकी अदाकारी के लिए कोई अवार्ड नहीं दिया गया और अभी कुछ वक्त पहले उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। इत्तेफाक से ये अवार्ड उन्हें जय ने दिया था, वीरू को, यानी अमिताभ बच्चन ने। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसी भी फील्ड में जब दिया जाता है, आपको पता है इसका मतलब आप मान कर चलते हैं कि अभी रिटायर हो गया लाइफ से, अपने काम से, ऐसे ही लोगों को दिया जाता है। तो जब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, इससे पहले एक बार और भी मिल चुका था धर्मेंद्र को, तब उन्होंने ये अपना दुख जताया था और बयान किया था पब्लिकली। उन्होंने कहा था कि जब मैं फिल्मों में आया और उसके बाद हीरो बना, बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसके लिए मुझे नॉमिनेट किया गया और हर साल जब भी मुझे नॉमिनेट किया जाता, मैं उस साल एक नया सूट सिलाता, उस सूट से मैचिंग टाई ढूंढता, उसको सहेज कर रखता और सोचता कि आज स्टेज पर जाऊंगा और मैं ये अवार्ड लूँगा। उन्होंने कहा साल दर साल नॉमिनेट होते रहे, अवार्ड बढ़ते रहे, पर उनके झोली में एक भी अवार्ड नहीं आया। फिर उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि उन्होंने सूट सिलवाना बंद कर दिया, टाई छोड़ दी। फिर उन्होंने कहा कि मैं शॉर्ट में ही पहुंच जाऊंगा। फिर उन्होंने ये भी मजाक में कहा था मैं चड्डी में चला जाऊंगा। पर उनका अफसोस ये था कि कभी उन्हें अवार्ड नहीं मिला, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और भारत सरकार की तरफ से एक पद्म भूषण को छोड़ दें तो उनकी अदाकारी के लिए कभी किसी ने नवाजा नहीं। एक रिपोर्टर के सवाल पर उन्होंने कहा था कि शुरू में उन्हें तकलीफ तो हुई, पर बाद में लगा कि जो करोड़ों लोग देश और दुनिया में उनके चाहने वाले उन्हें प्यार करते हैं, ये उससे बड़ा अवार्ड है। अगर वो अवार्ड मिल भी जाता तो शायद आज किसी अलमारी में धूल फांक रहा होता, लेकिन जो उनके चाहने वाले हैं वो उनके सामने हैं। जितनी भी दास्तानें आप सुनाएं धर्मेंद्र के बारे में, कब मेरी अपनी अगर फेवरेट फिल्मों में, जिसको मैं पता नहीं कितनी बार देख चुका हूँ, शोले तो खैर मैं उस गिनती में रखूँगा नहीं क्योंकि वो हम सभी अनगिनत बार देख चुके हैं। शायद मेरे पेशे की वजह से भी वो फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है कि उसमें उन्होंने एक और महमूद साहब की इनकी गज़ब की जोड़ी थी, जीवन विलन बने थे। उस फिल्म का एक बहुत खूबसूरत गाना था कि मिलती है ज़िंदगी में मोहब्बत कभी कभी, माला सिन्हा थी। फिल्म आँखें। धर्मेंद्र की अगर बेस्ट फिल्मों में मैं अपनी जो मेरी पसंद है उनमें एक आँखें है, धर्मवीर है, प्रतिज्ञा है, आज़ाद है, ऐलान जंग है, इसके अलावा गुलामी है, चुपके चुपके है, फूल और पत्थर है, लंबी लिस्ट है। और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी अपनी राय, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी पसंद हो, मेरी नज़र में हिंदी फिल्म बॉलीवुड में मैंने जो देखा बचपन से आज तक, धर्मेंद्र से ज़्यादा डैशिंग, धर्मेंद्र से ज़्यादा हैंडसम मुझे कोई दूसरा एक्टर अभी तक नहीं दिखा। लव यू धर्मेंद्र जी, मेरे तरफ से और पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से यही दुआ है कि आप ऊपर जहाँ हों हमेशा अच्छे रहें और ऊपर वाला आपको अच्छे से ख़ास नवाजे और आप हम सब के दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। थैंक यू सो मच।